जय हिंद दोस्तों। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने स्तूप आर्किटेक्चर को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पिलर आर्किटेक्चर के बारे में। तो बुद्धिज़्म में जो पिलर आर्किटेक्चर है, इसका डेवलपमेंट मुख्य रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान होता है। इनका शासनकाल 322 से 185 ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है। तो ये जो स्तंभ हैं, इन्हें हम अशोक स्तंभ या लाट के नाम से भी जानते हैं। और ये केवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने ही नहीं हैं, बल्कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि ये बुद्ध के जो संदेश हैं और जो राजा हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके प्रचार प्रसार में सबसे प्रमुख भूमिका में थे। आइए समझते हैं इसके संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर क्या रहा है। तो इसके जो संरचना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका मोनोलिथिक शाफ्ट। ये एक ही स्तंभ का मुख्य शरीर होता है ना। ये स्तंभ का जो सबसे मेन बॉडी पार्ट हम कह लें तो वही है। ये एक ही पत्थर को काट कर बनाया जाता था और ये जो पत्थर होता था, ये चुनार के जो बलुआ पत्थर है वहाँ उससे बनाया जाता था। और इसकी एक विशेषता यह है कि जो इसका बेस है नीचे से ये मोटा होता है और जब ये ऊपर बढ़ता जाता है पिलर का भाग, ये जो शाफ्ट, ये ऊपर पतला होता जाता है। ठीक। और इसके आगे है शीर्ष, और ऊपर जो है शाफ्ट के ठीक ऊपर एक नक्काशीदार हिस्सा होता है जो अक्सर हम कह लें कि उल्टा कमल समझना चाहें तो ये उल्टे कमल की आकृति का होता है, या फिर हम इसे बेल कह सकते हैं। तो बेल के आकार का होता है और ये जो है ये प्रतीक है पवित्रता और ज्ञान का। फिर उसके इस शीर्ष के ऊपर आता है फलक, जिसे हम अबेकस कहते हैं। तो कमल के ऊपर एक गोला या चौकोर आधार होता है ये अबेकस, और इस पर अक्सर एक व्हील, ठीक है, एक चक्र हम देख सकते हैं, और छोटे छोटे जानवरों की आकृतियाँ जैसे हाथी हो गया, जो चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा हो गया, तो ऐसी छोटे छोटे जानवरों की आकृतियाँ देख सकते हैं। फिर इसको ऊपर आ जाता है क्राउनिंग एनिमल, ठीक, जिसे हम पशु मूर्ति या एनिमल की जो मूर्ति है वो कह सकते हैं। सबसे ऊपर एक जो बड़ा पशु है, जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, सांड हो गया, मतलब डिफरेंट जगह से जो अशोक के पिलर्स मिले हैं उस पर डिफरेंट एनिमल्स हैं स्थान के अनुसार। और उदाहरण के लिए जैसे अगर हम देखें तो सारनाथ का जो पिलर है उसके ऊपर 4 शेर बने हैं। अब इस पिलर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, ठीक है। तो फिर ऐसी इसकी जो विशेषता क्या है, ये तो उसकी संरचना हो गई। अब इसकी विशेषता है कि ये बलुआ पत्थर को इतना चिकना बनाया जाता था कि ये बहुत ही हज़ारों साल बाद भी शीशे की तरह चमकते रहते हैं। अगर आप बनारस में हैं तो आप एक बार सारनाथ म्यूज़ियम विज़िट करिए और देखिए कि खुदाई के दौरान, खुदाई के बाद जब निकला है फिर भी ये कितना चमकदार है ना। फिर इसके बाद ये जो एक स्वतंत्र संरचना है, जैसे कि ये जो है ग्रीक स्तंभों के जो विपरीत हैं, ये जो बौद्ध स्तंभ हैं, ये किसी इमारत का हिस्सा नहीं होते थे। अक्सर जो ग्रीक लोग जो पिलर्स बनाते थे वो किसी न किसी आर्किटेक्चर का एक हिस्सा होते थे, लेकिन ये जो बौद्ध स्तंभ बने, ये जो मौर्यन एम्पायर में जो पिलर्स बने, ये फ्री थे। ये किसी भी अन्य इमारत का भाग न होकर एक खुली संरचना थी, ठीक। ये खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र रूप से खड़ा रहता था। फिर ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर जैसे शुरुआत में बना है ये धम्म संदेश, ठीक। इन स्तंभों पर पाली या प्राकृत भाषा जो है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं और सामाजिक नियम खुदे हुए होते थे। तो ये रहा पिलर। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो चैत्य के बारे में पढ़ेंगे।